हेलो स्टूडेंट। अब ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एएलपी का है। आरआरबी एएलपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये 2019 का क्वेश्चन है। 2019 का ये क्वेश्चन है और टोटल 11 क्वेश्चन हम कराएंगे और ये क्वेश्चन इंग्लिश में है लेकिन हिंदी में भी आपको हम समझाएंगे, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जितना भी है उसको हिंदी में हम समझाएंगे, तो हिंदी इंग्लिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एएलपी का और टोटल हम 10-11 क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन 10-11 क्वेश्चन नहीं होगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि एक क्वेश्चन को हम बहुत डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। तो आप देखिए इसको कैसे हम एनालाइज करते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, विच इज़ इंसुलेशन मटेरियल यूज इन इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन जो आप लोग कपड़ा प्रेस करते हैं वो इलेक्ट्रिक आयरन, उसमें एक इंसुलेटिंग मटेरियल यूज होता है। उस इंसुलेटिंग मटेरियल का नाम होता है माइका। वो देखिए इसलिए उसमें भरते हैं क्योंकि अगर उसको इंसुलेटिंग मटेरियल का मतलब क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल का इंसुलेटिंग मटेरियल इंसुलेटिंग मटेरियल का मतलब होता है कि इस मटेरियल से कोई इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो नहीं करेगा और ये मैक्सिमम हीट कैपेसिटी देता है। इसमें मैक्सिमम हीट कैपेसिटी होता है और इसमें कोई इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो नहीं करेगा, इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो पाए अंदर। ये बीच में इसको भर देते हैं ये इंसुलेटिंग मटेरियल को। अब देखिए इलेक्ट्रिक आयरन में आयरन जो बनता है, जिस मटेरियल का बनता है उसको हम नाइक्रोम बोलते हैं। वो नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम का क्यों बना होता है? क्योंकि नाइक्रोम जो होता है हाई रेजिस्टिव मटेरियल होता है। नाइक्रोम देखिए दो एलिमेंट से बनता है, एक तो होता है निकेल और प्लस क्रोमियम। एक क्रोमियम सीआर से होता है, निकेल और प्लस क्रोमियम, ये दोनों से मिल करके नाइक्रोम बनता है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि नाइक्रोम कौन कौन से मटेरियल से बना है, तो नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम दोनों से मिल के बना हुआ है। ठीक है, तो ये सिर्फ इसी मटेरियल का नहीं है, किसी दो मटेरियल को आप ऐड करेंगे उसका ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और करंट उसमें करंट का फ्लो कम हो जाता है। तो नाइक्रोम हाई रेजिस्टिव मटेरियल है। और हाई रेजिस्टिव मटेरियल क्यों इलेक्ट्रिक आयरन में यूज़ करते हैं? क्योंकि जिस मटेरियल में रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगा उसमें मैक्सिमम हीट का जनरेशन होता है, मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस होता है, मैक्सिमम हीट उसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए पावर क्या होता है, I²R। ठीक है, अगर हम एनर्जी इसका लिखें E इज इक्वल टोटल एनर्जी प्रोड्यूस, I²RT होता है। ठीक है, तो देखिए जितने रेजिस्टेंस के वैल्यू ज़्यादा होगा उतना ही पावर का कंजप्शन ज़्यादा होगा। बात समझिए, पावर ज़्यादा नहीं है, ये लॉस ऑफ पावर है। जो पावर का कंजप्शन होता है P इज इक्वल टू I²R, तो ये कंजप्शन ऑफ पावर है। जो इलेक्ट्रिक आयरन में जो पावर कंज्यूम हो जाएगा इसी को रियल पावर भी बोलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रियल पावर ऑल्सो। तो I² होता है, तो जितने R के वैल्यू ज़्यादा होगा उतनी ही लॉस ऑफ पावर ज़्यादा होगा, और जितना ही पावर का ज़्यादा लॉस होगा उतना ही हीट का जनरेशन ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम हाई रेजिस्टिव मटेरियल को यूज़ करते हैं। और नाइक्रोम क्या होता है? हाई रेजिस्टिव मटेरियल होता है। और ये भी बात याद रखिए कि नाइक्रोम निकेल प्लस क्रोमियम को मिला करके नाइक्रोम बनता है। और एक बात ध्यान में रखिए, लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि नाइक्रोम और टंगस्टन में लोगों को कन्फ्यूजन होता है। टंगस्टन याद रखिएगा, टंगस्टन ये इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है। ये इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है, जो फिलामेंट वाला बल्ब आप देखते हैं, फिलामेंट वाला इनकैंडेसेंट लैंप उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकैंडेसेंट लैंप।
ठीक है, इनकैंडेसेंट लैम्प बोलते हैं उसको। इलेक्ट्रिक बल्ब जो फिलामेंट वाला होता है, तो उसमें टंगस्टन का यूज होता है, और इसमें इलेक्ट्रिक आयरन में नाइक्रोम का यूज होता है। चलिए अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। डिटेल एनालिसिस करेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हिंदी इंग्लिश से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक क्वेश्चन तो कराएंगे, लेकिन उसमें 3-4 क्वेश्चन आपका बन जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि डिटेल से कराने पर उसमें बहुत सारे अंदर जाके बताना पड़ता है, इसलिए। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन कैसे से पढ़ेंगे। अब देखिए, ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए जो हम बता रहे हैं। द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट अगेंस्ट लाइटनिंग स्ट्रोक। तो इसमें तो दिया हुआ है लाइटनिंग अरेस्टर। देखिए लाइटनिंग अरेस्टर होता क्या है एक्चुअली। लाइटनिंग अरेस्टर जो होता है वो एक तरह का रेजिस्टेंस ही होता है। तो ये कैसे प्रोटेक्ट करता है उसको हम पहले देखेंगे। देखिए ये आपका पोल है, और हम लोग देहात में इसको खंभा बोलते हैं, जिस पे बिजली, ठीक है, ये पोल होता है। पोल होता है, ठीक है। ये बड़ा वाला पोल होगा, मतलब जो स्टील का बना होता है। इसमें होता है कंडक्टर, जो ऐसे लाइन जाता है, ठीक है, बात समझ गए ना। ऐसे लाइन जाता है। अब सपोज मान के चलिए कि बादल लग गया, पानी पड़ रहा है, बारिश हो रहा है, तो उस बारिश में क्या होता है, बिजली चमकेगा, ठीक है। ये बादल हो गया, अब बिजली चमकेगा बादल में, तो जो बिजली चमकता है वो क्या होता है, यहाँ पर एक वोल्टेज का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। यहाँ और पृथ्वी, ये अर्थ है, पृथ्वी के बीच में एक वोल्टेज का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो पृथ्वी जो होती है ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इधर नेगेटिव होता है, ठीक है। तो बादल और पृथ्वी के बीच में एक वोल्टेज का डेवलपमेंट हो जाता है, वोल्टेज यहाँ पे हो जाता है, वोल्टेज बन जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि देखिए यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो करंट हमारा ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। अब इतने हाई अमाउंट में वोल्टेज यहाँ पर होता है, इतने हाई अमाउंट दोनों के बीच में वोल्टेज प्रोड्यूस होता है कि एयर मीडियम जो होता है, बीच में तो एयर है, एयर जो होता है हवा, वो भी एक इंसुलेटिंग मीडियम का ही काम करता है, जैसे आपने माइका पढ़ा है ना, उसी तरह से एयर भी एक इंसुलेटिंग मटेरियल का ही काम करता है। लेकिन इतने हाई वोल्टेज यहाँ पर प्रोड्यूस होता है कि एयर को ये आयोनाइज कर देता है। जैसे ही एयर आयोनाइज होगा तो एयर में ही करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। तो अब देखिए, ये तो वोल्टेज पृथ्वी और बादल के बीच में डेवलप हुआ था, लेकिन पृथ्वी से ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर एक लाइन जा रहा है, कंडक्टर। तो अब क्या होगा कि ये पृथ्वी पर इतना दूर क्यों जाएगा, पहले ही वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। तो ये लाइन में ही एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है, लाइन और बादल के बीच में। तो हाई अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पर डेवलप, हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज यहाँ पर डेवलप हो जाता है, ज़्यादा वोल्टेज। तो उससे क्या होगा, उससे ये लाइन टूटने का डर है, ये लाइन जल जाएगा, ठीक है। इसके आसपास अगर कोई इंसान है तो इंसान भी जल जाता है, इतना हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ना एक लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं। ये देखिए मैंने ऐसे ही मतलब सिंबॉलिकल तरीके से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, इसको ग्राउंड से ले जाकर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लाइटनिंग अरेस्टर, ये लाइन और ग्राउंड के बीच में कनेक्ट कर दिया लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर ये क्या करता है, ये है लाइटनिंग अरेस्टर, लाइटनिंग अरेस्टर, ठीक है। ये लाइटनिंग अरेस्टर करता क्या है एक्चुअली, जैसे ही यहाँ पर और बादल के बीच में वोल्टेज डेवलप होगा, तो ये हाई वोल्टेज पर ये यहाँ का रेजिस्टेंस जो होता है ना, ये एक्चुअल रेजिस्टेंस होता है, जिसको वो बोलते हैं मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। तो हाई वोल्टेज जैसे ही डेवलप होगा तो यहाँ का रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा 0। जैसे ही यहाँ का रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 होगा तो ये करंट यहाँ से निकलेगा और सीधे चला जाएगा अर्थ में। तब देखिए
यहाँ से वोल्टेज डेवलप हुआ, यहाँ से करंट बना, तो करंट सीधे ग्राउंड में चला गया तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, टोटल करंट चला जाएगा ग्राउंड में। इसलिए हम लाइटनिंग अरेस्टर को यूज करते हैं फॉर द लाइटनिंग स्ट्रोक। इस जो यहाँ पर जो वोल्टेज का डेवलपमेंट होगा ना, उसको लाइटनिंग स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है। तो लाइटनिंग स्ट्रोक के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लाइटनिंग अरेस्टर यूज़ करेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। बोल रहा है ये द, अभी बीच में ब्लैंक है, खाली स्थान है, ऑफ ए मोटर डिपेंड ऑन लोडिंग ऑफ मोटर, ठीक है। मतलब मोटर का वो कौन ऐसा चीज़ है जो मोटर के लोडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, इस पे वो प्रभाव करता है। आपको सीधा इस पे ध्यान है, लोडिंग ऑफ मोटर। तो देखिए एक होता है इस, देखिए वोल्टेज, लोडिंग वोल्टेज तो कांस्टेंट होता है कोई सी मोटर का, मोटर स्टार्ट कर दिया वोल्टेज कांस्टेंट हो गया, ठीक है। ये हमेशा वैरी नहीं करता है। आप बाइंडिंग तो आप जानते हैं, बाइंडिंग तो बाइंडिंग कर दिए, उसका आप वेरिएशन का कोई वो तो फिजिकल क्वांटिटी है, एक बार उसको फिक्स कर दिए रोटर में, तो फिर अब उसको बदलने का कोई चांस नहीं है। लेकिन पावर फैक्टर एक होता है, ठीक है। देखिए पावर, पहले पावर फैक्टर को समझें क्या होता है। ये होता है पावर लोड पे, कोई भी एक मोटर है, देखिए मोटर हम बनाते हैं, ये रहा मोटर, ये मोटर है, ये इसको मान के चलिए सीरीज मोटर है, मान लो सीरीज मोटर है। यहाँ पर हमने सप्लाई दिया है भी, यहाँ से करंट जा रहा है आई ए, आर्मेचर करंट। अब ये है इसका शाफ्ट, ठीक। अब ये मोटर ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। मोटर रोटेट करेगा, मोटर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर दिए हैं और मैकेनिकल हम आउटपुट में ले रहे हैं। ये दिस इज आउटपुट, दिस इज इनपुट, ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। तो इलेक्ट्रिकल इनपुट में दिए, आउटपुट में लिए मैकेनिकल। तो जैसे इस शाफ्ट पे मान के चलिए कि आप पंपी सेट चला रहे हैं, पानी वाला पंपी सेट लाइन से मोटर से, अब उस पे उसके शाफ्ट के ऊपर, उसके धुरा के ऊपर लोड बढ़ा दीजिए। लोड बढ़ाइएगा तो करेंट का वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है। ये करेंट का वैल्यू बढ़ जाता है, वोल्टेज का वैल्यू घट जाता है। अब देखिए, अब क्यों ऐसा होता है, देखिए पी जो होता है पावर, टोटल तो पावर का ही खेल है, तो पावर इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई। अब कॉस फाई जो होता है यही होता है पावर फैक्टर, पावर में जो फैक्टर है, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग पावर, ठीक है। तो यहाँ से आप कॉस फाई को निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉस फाई इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई वी इंटू आई। तो करेंट और वोल्टेज को अगर आप कांस्टेंट मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लीजिए करेंट और वोल्टेज को, लेकिन पावर क्या है, लोड, लोड मीन्स पावर, यही तो लोड है, पावर यही लोड है, पावर को ही लोड बोलते हैं। जितना पावर का कंजप्शन हुआ उतना लोड है। आप देखें बल्ब लगाते हैं, कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं आप, तो उसका पावर गिवन रहता है, कितने वाट का भाई, 100 वाट का, 60 वाट का, 25 वाट का, 15 वाट का, ठीक है। तो पावर क्या होता है, वही लोड होता है। और यही लोड जो होता है कॉस फाई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, मतलब कॉस फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। समझ गए। तो ये पावर फैक्टर, कॉस फाई क्या है, पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर, ठीक है। तो ये लोड और यही लोड है, तो लोड के ऊपर कौन डिपेंड करेगा, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर लोड के ऊपर डिपेंड करेगा, लोडिंग ऑफ मोटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। और इसमें समझना चाहे तो इसको हम कर सकते हैं, इसमें वो एंगल भी होता है। देखिए ये मान के कोई ग्राफ है आपके पास, ठीक है, ये मान के चलिए ये लोड का वोल्टेज है, करेंट इससे लैग बिहाइंड में, इसको जो नीचे होगा ना ये लैग होता है, फाई एंगल से लैग होता है, ये आई, ठीक है।
तो वोल्टेज से करंट जो होता है लैग होता है फाई एंगल से, और यही एंगल जो होता है क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर एंगल। तो ये और किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, तो कॉस, देखिए ये एक ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल में ये होता है एक्सेल, ये होता आर, और ये होता है जेड। जेड मतलब हो गया इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस, और ये रिएक्टेंस। तो यहाँ से जेड अगर आप निकालेंगे तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो ट्रायंगल का पाइथागोरस उससे, ठीक है, ट्रायंगल वाला इक्वेशन से, एक्सेल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। यहाँ से ये फाई है एंगल अगर आपका, तो कॉस फाई यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड। ये भी एक पावर फैक्टर का फार्मूला होता है, ठीक है। पावर फैक्टर का कोई फार्मूला पूछे तो ये भी आप ये भी बता सकते हैं, आर बाई जेड, आर बाई जेड इज द पावर फैक्टर का फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइल शो इन द बिलो फिगर। ये फिगर आप देखिए, फाइल का टाइप पूछ रहा है, कौन से टाइप का। देखिए कोई भी चीज़ होता है ना, एक पेपर मान के चलिए, एक पेपर हमने ले लिया और उस पर पहला फिगर मैंने बनाया ऐसे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये पेपर है, इसको ऐसे ऐसे अगर कटिंग कर देते हैं, कोई लकड़ी लोहा जो भी है आप ले लीजिए, ऐसे ऐसे अगर हम कटिंग करते हैं, ऐसे ऐसे, ध्यान देते रहिए, ठीक है, अगर ऐसे ऐसे कटिंग कर देते हैं सिंगल, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल कट, सिंगल कट, समझिए। अब दूसरा बनाते हैं, ये कोई भी चीज़ ले सकते हैं, लोहा लकड़ी पेपर जो भी है, समझने के लिए ले सकते हैं। अब देखिए एक बार और मैं ऐसे किया, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा कि एक बार तो मैंने ऐसे कट लगाया, दूसरी बार इसको मैं ऐसे कट लगाऊंगा, देखिए, तो इसको बोलेंगे हम डबल कट, डबल कट, क्योंकि दो बार मैंने इसको काट दिया ना, इसलिए इसका नाम हो गया डबल कट। एक होता है, ये देखिए, एक ऐसे भी कट होता है, ठीक है, ये देखिए मुड़ा हुआ ऐसे, ये किस तरह से आपको दिख रहा है, कर्व तरीके से, कर्व तरीके से, इसको बोलते हैं कर्व, कर्व कट। कट है, सब कट है, सबका कट का अलग अलग डिजाइन का कट करते हैं, एक बार कट किया तो सिंगल कट, दो बार कट कर दिया तो डबल कट, और ऐसे थोड़ा सा कर्व तरीके से कट कर दिया तो इसको कर्व कट बोलते हैं। इसको बोलते हैं RASP कट। ये जिस तरह से कट है देखें, इसका भी ये ऐसे लाइन कटे करेंगे, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे बनाएंगे, तो इसका नाम दे दिया गया RASP कट फाइल, समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, द प्रोटेक्शन सिस्टम ऑफ द हाउस होल्ड सर्किट दैट ट्रिप इफ समवन रिसीव ए शॉक। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये देखिए, ये तो पहले सारा चीज़ प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, बचाव के लिए, ठीक है, प्रोटेक्शन सिस्टम, बचाव का सिस्टम। तो हाउस होल्ड मतलब घर में जो आप कोई डिवाइस लगाए हैं, पंखा, बिजली, जो भी बल्ब सब जो भी लगाए हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि मान के चलिए कि आप कुछ काम कर रहे हैं, स्विच में इंसान के उंगली में शॉक लग गया, शॉक मतलब करंट लग गया, तो एक वहाँ पर एक डिवाइस होता है कि जैसे ही शॉक लगेगा आपको तो वो ट्रिप कर जाएगा। ट्रिप्स का मतलब क्या होता है, ट्रिप्स मतलब वो लाइन को कट कर देगा बीच से, जैसे ही लाइन कट करेगा आपको शॉक लगने से बच जाएगा। तो शॉक लगे, इससे बचने के लिए हम डिवाइस का यूज़ करेंगे, उसको बोलते हैं ELCB। ELCB का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थ लीकेज
सर्किट ब्रेकर, ठीक है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो सर ये इसको सर्किट को ब्रेक कर देगा, इसलिए उसको सर्किट ब्रेकर नाम देता है, अर्थ लीकेज, ELCB इसका फुल फॉर्म है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो आपको शॉक से बचना है तो इस तरह के आप MCB आप जानते हैं ना, सब MCB का ही पार्ट है, अलग अलग नाम है सबका, तो वो भी एक MCB ही है। जैसे ही शॉक लगेगा तुरंत लाइन को कट कर देगा, ब्रेक कर देगा सर्किट को, आप शॉक लगने से बच जाएंगे। ये MCB है, सबका वही काम है, सबका वैल्यू अलग अलग है, कोई इस वैल्यू पर काम करेगा, कोई 10 एम्पियर पर काम करेगा, कोई 20 एम्पियर पर काम करेगा। MCB क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, ये हो गया। HRC, देखिए HRC को इधर लिखते हैं, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। इसका भी काम वही है, लेकिन देखिए एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, MCB जो होता है, ये वाला MCB आपके घर में लगा होगा, तो MCB के अंदर फ्यूज जो होता है, इसमें फ़ायदा ये होता है कि जैसे एक बार ट्रिप हो गया ना, तो फिर उसको ऊपर उठाएंगे ना, तो फिर ये काम करना शुरू हो जाएगा। इसमें कोई फ्यूज का रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि एक बार नीचे चला गया, गिर गया, ट्रिप हो गया, तो फिर इसको खोल करके उसमें नया तार को डालेंगे, ऐसा कोई इसमें ज़रूरत नहीं होता है। ये ऑटोमेटिक होता है, वो गिर जाएगा और फिर वो काम करना शुरू कर देगा, आप उसको ऊपर उठा देंगे, ठीक है। MCCB का भी फुल फॉर्म जान लीजिए आप, क्या होता है? इसका होता है मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर, ठीक है, सबका वही काम है, सर्किट को ब्रेक करना। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विच ऑफ द मीटर कैन नॉट बी यूज्ड इन DC सर्किट। अब देखिए DC सर्किट में कौन से मीटर को यूज नहीं कर सकते हैं? देखिए मर्क्यूरी मोटर मीटर, इसको DC में अपन यूज कर सकते हैं, वोल्ट मीटर को भी यूज कर सकते हैं, कम्यूटेटर मोटर मीटर को भी अपन यूज कर सकते हैं। ये जो इंडक्शन मीटर होता है ना, इंडक्शन हमेशा याद रखिए, हमेशा AC पे 2 मीटर आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, उसको याद रखना हमेशा। एक होता है PMMC, इसका परमानेंट मैग्नेट सर्किट, ठीक है। तो ये क्या होता है PMMC परमानेंट मैग्नेट का, ये हमेशा DC पे वर्क करता है, ये AC पे वर्क नहीं करता है, क्योंकि इसमें परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ होता है। दूसरा याद रखिए, आपको हम एकदम सटीक बता रहे हैं, वो उससे आपको सारा मीटर याद हो जाएगा। दूसरा होता है इंडक्शन, एकदम ध्यान से इस बात को सुनिए, इंडक्शन मीटर, ये हमेशा AC पे काम करेगा, ठीक है। बस इसी दोनों को आपको याद रखना है, तीसरे को किसी को याद नहीं रखना है। PMMC DC पे काम करेगा, इंडक्शन जो होगा AC पे काम करेगा, बाकी जितने भी मीटर आपको पूछ दे कोई सा भी, उसमें आपको मारना है दोनों, AC DC दोनों पे वर्क करेगा वो। यही 2 ऐसा मीटर होता है, PMMC DC पे, इंडक्शन होता है AC पे, बाकी सब AC DC दोनों पे काम करते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन नंबर 7, अरे ये आ गया 7, हाँ इधर है। रेजिस्टेंस कैन बी मेजर यूजिंग ओम मीटर, रेजिस्टेंस ओम मीटर से मेजर किया जाता है। देखिए अब इसमें ये तो इसका एब्सोल्यूट डिवाइस है जिससे हम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, ठीक है। सिर्फ ओनली वोल्ट मीटर से आप मेजर नहीं कर सकते, वाट मीटर से मेजर नहीं कर सकते, एमीटर से मेजर नहीं कर सकते, लेकिन बट अगर वोल्ट मीटर प्लस एमीटर दोनों को मिला करके हम रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं,
ठीक है। तीसरा मल्टीमीटर, मल्टीमीटर से भी हम रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। ये 3 चीज़ होता है जिससे हम रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। कौन कौन से? ओम मीटर, ओम मीटर से कर सकते हैं, मल्टीमीटर से कर सकते हैं। अब वोल्टेज और एमीटर दोनों को मिला करके हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है? V/I। तो वोल्टेज मिल गया, करंट मिल गया, तो रेजिस्टेंस मिल जाएगा, है ना, उसमें क्या दिक्कत है? तो ये आप तीनों से मेजर कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच पार्ट ऑफ मोटर कन्फर्म्स दैट इट इज़ अ DC मोटर? देखिए, मोटर AC भी होता है, मोटर DC भी होता है। ये 2 तरह के मोटर हमारे पास है। तो कोई एक पार्ट को देख करके आप कैसे बताएंगे कि ये मोटर DC है या मोटर AC है? ठीक है। तो एक ऐसा DC मोटर ही होता है जिसमें कम्यूटेटर होता है, ठीक है। AC मोटर में कम्यूटेटर नहीं होता है। कम्यूटेटर है मतलब DC मोटर है। देखिए, फ्रेम तो AC में भी होगा और DC में भी होगा, शाफ्ट दोनों में होगा, स्टेटर दोनों में होगा, लेकिन ये जो कम्यूटेटर है ये सिर्फ DC में होता है। हम चाहेंगे कि इस कम्यूटेटर को थोड़ा अच्छे से आपको समझा दे एलेबोरेट में, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं। एक्चुअली क्या होता है, एक होता है स्टेटर, एक होता है रोटर, ठीक है। ये DC मोटर DC जनरेटर दोनों में होगा। DC मोटर, चाहे AC मोटर चाहे AC जो, ठीक है। ये सिर्फ आपको याद रखना, मोटर जनरेटर दोनों में होगा, चाहे वो AC हो चाहे DC हो। अब इसके अंदर में आते हैं, हम आते हैं रोटर के। तो रोटर का हम एक फिगर बनाते हैं, या ऐसे बना देते हैं रोटर, ठीक है। अब देखिए, ये ना, ये आप इसको धुरा बोलते हैं, धुरा, इसको शाफ्ट भी बोलते हैं। तो शाफ्ट, इसमें होता है आर्मेचर की बाइंडिंग, ये होता है स्लॉट, ठीक है। इसी स्लॉट पे बाइंडिंग होता है। ये स्लॉट जो बीच में दिख रहा है खाली, इसी में हम बाइंडिंग करते हैं, ठीक है। इस बाइंडिंग को यहाँ से निकालते हैं और सीधे लेके चले। देखिए, पहले तो यहाँ ब्रश होता है, ये ब्रश होता है, धुरा के ऊपर ब्रश लगा है, धुरा घूमेगा, ब्रश यहीं पर रुका रहेगा। इसके ऊपर होता है कम्यूटेटर, नहीं सॉरी, ये पहले कम्यूटेटर हो गया, ठीक है। और कम्यूटेटर के ऊपर लगाते हैं हम ब्रश, ठीक है। तो ये लेकर के कम्यूटेटर में इसका बाइंडिंग का कनेक्शन करते हैं, ठीक है। ये वाला जो कम्यूटेटर है ना, ये सिर्फ DC मोटर में ही होता है, चाहे जनरेटर में, ये AC में नहीं होता है। कम्यूटेटर का काम होता है, देखिए, कम्यूटेटर का भी समझ लीजिए। कम्यूटेटर का काम होता है कम्यूट करना। कम्यूट का मतलब क्या हुआ कि रोटर में AC जनरेट होता है, DC मोटर हो चाहे DC चाहे AC मोटर हो, रोटर में जो बाइंडिंग है इसमें AC ही जनरेट होता है। इस AC आता है कम्यूटेटर के पास, कम्यूटेटर इसको कन्वर्ट कर देता है DC में, ठीक है। ये कम्यूटेटर से जो ये बाइंडिंग लेंगे यहाँ, ये कम्यूटेटर ही है जो AC को DC में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो भाई इसका ज़रूरत किस मोटर में है? तो DC मोटर में ज़रूरत है, क्योंकि AC को DC में कन्वर्ट करना है। AC मोटर होगा तो कम्यूटेटर का क्या ज़रूरत है? नहीं, उसका क्या ज़रूरत है? हमको AC में जनरेट हुआ, AC में ही हमको लेना है, तो कम्यूटेटर का कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमको ज़रूरत तो तब पड़ेगा जब AC जनरेट हुआ है और हमको चाहिए DC। तो बीच में एक कम्यूटेटर जो होता है ये काम करता है, AC को DC में कन्वर्ट कर देगा और इधर से DC को AC में भी कन्वर्ट करता है। ये दोनों काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं, कम्यूटेटर को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल रेक्टिफायर। मैकेनिकल रेक्टिफायर, मैकेनिकल रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है? रेक्टिफायर का मतलब होता है AC को DC में कन्वर्ट करना,
वो तो रेक्टिफायर हो गया जो डायोड आप यूज़ करते हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आप फिजिकल चीज़ को यूज़ कर रहे हैं ना कम्यूटेटर, तो ये हो गया मैकेनिकल रेक्टिफायर। तो ये एसी को डीसी में भी कन्वर्ट करता है और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, और ज़रूरत इसको डीसी में ही है, एसी में तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ भी कम्यूटेटर है इसका मतलब वो डीसी मोटर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। व्हाट डज सिंबल शो बिलो रिप्रेजेंट। ये तो सिंपल है, देखिए ये तो हीट का हीट निकलता है तो कैसे हीट का, ये तो सिंबल है, तो ये हीटर का हो गया। ठीक है, ब्लोअर का आप जानते हैं, ब्लोअर का भी बना देंगे, ऐसे होता होगा वो। ठीक है, हीटर का काम क्या होता है, हीट करना, किसी चीज़ को हीट करना है। रूम में हीटर लगा दीजिए, हीट कर देगा। ब्लोअर का काम होता है वो आपको थोड़ा हवा देगा, जो ठंडा हवा देगा, कूल करना, कूलिंग या कूलिंग, या फिर कोई भींगा हुआ चीज़ है ना, ठीक है, जैसे कि आजकल लड़कियां जो क्या बोलते हैं नहा के बाल सुखाती है, वो उसमें ब्लोअर ही यूज़ करती है। ठीक है, तो ड्राइंग करने के लिए क्या बोलते हैं, ड्राइंग मतलब सुखाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये ब्लोअर हो गया। फ़ैन का तो आप जानते हैं, वो तो सिंबल लगा तो पता चला। चिलर का मतलब होता है, ये भी ठंडा करने वाला ही डिवाइस होता है, इसको जैसे एसी होता है ना उसी तरीके से ये भी होता है। ये हो गया 9 क्वेश्चन नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द करेंट ऑन हाई वोल्टेज लाइन इज मेजर्ड यूजिंग, करेंट ऑन हाई वोल्टेज लाइन इज मेजर्ड यूजिंग करेंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, देखिए एक होता है सीटी, एक होता है पीटी। सीटी को बोलते हैं करेंट ट्रांसफार्मर, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसको बोलते हैं करेंट ट्रांसफार्मर। देखिए क्या होता है एक्चुअली, आप सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं, रिले यूज़ करते हैं, तो कोई लाइन, ठीक है, जैसे मैंने बनाया था, फिर से बना देते हैं। ये खंभा है, इस पे कंडक्टर है, यहाँ से कोई लाइन जा रहा है। ठीक है, अब मान के चलिए कि इधर गांव है, गांव में बारिश पड़ रहा था, ये लाइन टूट के गिर गया नीचे। तो जैसे ही भाई लाइन नीचे गिरता है ना, तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, वो भी 100 गुना ज़्यादा, 100 टाइम्स मोर, 100 गुना ज़्यादा। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पर हमारा ट्रांसफार्मर था, ट्रांसफार्मर जो लटका देते हैं, तो ट्रांसफार्मर तो बहुत महंगा होता है। जब बहुत महंगा होता है तो इसको प्रोटेक्शन के लिए कोई डिवाइस यूज़ करना पड़ेगा कि जब हाई अमाउंट ऑफ करंट इधर से आए तो उसको बीच में ही ब्रेक कर दे, तो ट्रांसफार्मर हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो यूज़ करते हैं हम सर्किट ब्रेकर। तो इसमें हाई अमाउंट ऑफ करंट आता है, हाई अमाउंट ऑफ, वो भी रिवर्स डायरेक्शन में। तो एक्चुअली क्या होता है, हम यहाँ पर सीटी यूज़ कर लेते हैं, सीटी करेंट ट्रांसफार्मर। तो ये क्या करता है, इसमें जब करंट आएगा, इसमें आएगा, तो सेकेंडरी साइड में, जैसे कि ट्रांसफार्मर आप पढ़ते हैं ना, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, तो इसमें तो हाई अमाउंट ऑफ करंट आया, और इधर हम स्टेप डाउन करके इसमें करंट की वैल्यू, जैसे मान लीजिए इसमें 100 आ रहा था, तो इसमें स्टेप डाउन करके हम 1 कर लिए। ठीक है, 1:100 के रेशियो में, तो 1 एम्पियर कर लिया, 100 एम्पियर इधर से आ रहा था। तो ये हो गया सीटी क्या होता है, हाई करंट को हम मेजर करते हैं क्या करके, सीटी को यूज़ करके, करंट ट्रांसफार्मर को यूज़ करके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इन यूनिवर्सल मोटर नॉर्मली द रेशियो ऑफ विथ ऑफ ब्रश टू विथ ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट। देखिए ब्रश मैंने अभी बताया था यहाँ पे। ठीक है, ये इसके ऊपर क्या है, ब्रश है, इसके नीचे कम्यूटेटर है। देखिए ब्रश मैंने क्या बनाया था, ब्रश छोटा बनाया था, कम्यूटेटर मैंने बड़ा बनाया था। तो ब्रश छोटा, कम्यूटेटर बड़ा, तो ये 2 गुना बड़ा होता है। तो यही विथ पूछ रहा है वो। ठीक है, तो ये क्या होगा, ब्रश टू
तो 2:1 के रेशियो में ये होता है। एक 2 गुना होता है, एक 1 गुना होता है, 1 गुना होता है। ठीक है, ये यूनिवर्सल मोटर की बात है। दूसरे मोटर में ये अलग भी हो सकता है। यूनिवर्सल मोटर का मतलब क्या होता है, वो डीसी मोटर ही होता है। ठीक है, वो सीरीज डीसी मोटर होता है, सीरीज डीसी मोटर। एक्चुअली वो डीसी मोटर ही होता है, सीरीज डीसी मोटर, जिसको हम यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एसी पे भी वर्क करता है और डीसी पे भी वर्क करता है, दोनों पे काम करता है, इसलिए उसको बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, अब आ जाइए। ये बोलता है कि मिनिमम क्लियरेंस डिस्टेंस दैट इक्विपमेंट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द पावर लाइन। पावर लाइन कोई जा रहा है इधर से, तो कोई इक्विपमेंट है आपके पास, कोई डिवाइस है उसको कितना दूरी पर रखना चाहिए? मतलब इतना भी नहीं कि उतना पास चला जाए तो ये स्पार्किंग करने लगे। ठीक है, तो वो एक मिनिमम डिस्टेंस होता है, उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो वो होता है 10 फीट होता है, 10 फीट। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मीटर का वैल्यू होता है 10 फीट इज इक्वल टू मीटर। मीटर का वैल्यू आप कन्वर्ट कर लीजिए कितना होता है, 10 फीट में कितना मीटर होता है। तो 10 फीट में हमारे कितना होता है, 3.048 मीटर। अगर आप क्वेश्चन में मीटर में दे दे 3 मीटर अगर दे दे तो ये भी आप मार देंगे, सही हो जाएगा। 3 मीटर दूर रखना होता है पावर केबल लाइन से डिवाइस को। तो दोस्तों, ये मैंने 11 क्वेश्चन, आज 12 क्वेश्चन मैंने किया। ये 2019 का ALP का प्रीवियस ईयर है, पूर्वावलोकन जिसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैंने किया तो एक क्वेश्चन में मतलब अच्छे से समझाए होंगे आपको। तो 2 3 4 क्वेश्चन भी आपको बन सकते हैं एक क्वेश्चन के डिस्कशन में, इसलिए मैंने थोड़ा सा डीप में जा कर के इसको डिस्कस किया है, ताकि 12 क्वेश्चन किए हैं, मतलब अगर एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन भी आपको बन रहा है तो बच्चों का 48 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और मैंने इस तरह से बताया है कि आपको समझ में आ जाए, कोई चीज़ में आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, आप देख लेना, आप जो पढ़ रहे होंगे उसमें डाउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारा चीज़ मैंने क्लियर बताया है। और दोस्तों, आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। धन्यवाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके मिलेंगे और वीडियो डाल देंगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन बना करके इसी तरह से। थैंक यू।